हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपकी कक्षाएं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जा रही हैं और बोर्ड का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। आपके 2 दिन की क्लास नहीं मिल पाई, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि कुछ तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया। बट अब बिल्कुल फिट हूं और आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। आप लोगों को जो भी मैटर दिया जाता है, जो भी टॉपिक बताई जाती है, वो आपके बोर्ड से रिलेटेड होती है और आप अगर उनको तैयार कर लोगे तो आपके बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। इससे ज्यादा है कि आप घर पर रह करके अच्छे से अभ्यास करें। कुछ जगहों पर प्री बोर्ड के एग्जाम हो रहे होंगे, प्री बोर्ड का पेपर अच्छे से दे रहे होंगे और कुछ जगहों पर स्टार्ट होने वाले होंगे। तो आज हम उसी क्रम में अपने पिछले क्रम को दोहराते हुए, मैथ और फिजिक्स की क्लास चलाते हुए, आज हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को पूरा एनालिसिस करेंगे और उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे एकदम आसान भाषा में, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि साइंस में 70 नंबर के पेपर में 20 नंबर का केमिस्ट्री आती है और केमिस्ट्री पूरे 4 चैप्टर है आपके। इन 4 चैप्टर में से ही आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहां से आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। आप पिछले क्लास की वीडियो में देखेंगे तो आप उसको पता चल जाएगा। अब यहां हम चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज पहला चैप्टर, फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, यानी 4 क्लास में आपकी 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और 5वें क्लास में आपको बहुविकल्पी टाइप के यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे। उसके बाद 1-2 दिन आपके अनसॉल्व क्वेश्चन के प्रश्न हल कराएंगे, जिससे कि आप आसानी से केमिस्ट्री के सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं क्या चीजें हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समीकरण कैसे लिखते हैं, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के विषय में जानते हैं और अभिक्रियाओं की स्थिति के विषय में जानते हैं और उनसे एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल हैं उन सभी एग्जाम्पल के विषय में भी जानने का प्रयास करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। चलिए देखते हैं। पहला है क्या, अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, पहले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। अभिक्रियाएं यानी वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। यानी वे क्रियाएं जिसमें पदार्थों के गुणों, यानी गुण उसका बदल गया, उसका संगठन बदल गया और उसकी संरचना में भी परिवर्तन हो गया, तो हम मान लेते हैं कि वह क्या है, अभिक्रिया कहलाती है। और यह मुख्यतः कितने प्रकार होती है, 2 प्रकार की। एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है और दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहला क्या होती है भैया, नाभिकीय अभिक्रियाएं और दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती है, मतलब नाभिक से संबंधित होगी। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं तथा अभिक्रियाओं में परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। यानी जो परमाणु का स्वरूप होगा वह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब इस तरह से 2 अभिक्रिया होती है नाभिकी, एक नाभिकी संलयन होता है, एक नाभिकी विखंडन। नाभिकी संलयन अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से हल्के नाभिक परस्पर मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। यानी जैसे हमने कह दिया कि एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक यानी 1s1 1s3, यानी इसको कहते हैं प्रोटियम और टाट्रियम। टाट्रियम ये दोनों मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी 2He4 यानी हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भैया, हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। प्लस ऊर्जा निकलती है, प्लस क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये हमारी कौन सा है, यह हमारा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गई। यानी वह अभिक्रिया
जिसमें दो छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर के एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाता है, यानी बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है 1s1 यानी प्रोटियम यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक, और 1s3 यानी हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ट्राइटियम। प्रोटियम और ट्राइटियम मिलकर क्या बनाते हैं 2He4 यानी हीलियम परमाणु का नाभिक बनाते हैं, और इससे क्या होती है ऊर्जा निकलती है। ये जो ऊर्जा निकलती है इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। दूसरा क्या है विखंडन, नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना, विखंडन का मतलब क्या होता है भैया टूटना, यानी जब एक बड़ा नाभिक और उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तो वह बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे या भिन्न भिन्न परमाणुओं में क्या होता है विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करते हैं। यानी यहाँ शब्द से ही पता चल रहा है कि इसका क्या हो रहा है नाभिकों का विखंडन होता है, यानी नाभिकों का विखंडन होगा तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, अभी नाभिकीय विखंडन में अगर चलेंगे तो इसमें भी दो अभिक्रियाएं हो जाती हैं, एक अगर निश्चित अभिक्रिया हो जाती है एक अनिश्चित, यानी एक में क्या होता है न्यूट्रॉनों की स्थिति को निश्चित कर दिया जाता है और एक में न्यूट्रॉन लगातार निकलते रहते हैं, यानी वो लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब बात आती है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी नाभिकीय खंडन में दो अभिक्रिया होंगी, एक नियंत्रित अभिक्रिया और एक अनियंत्रित, यानी जिसको कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि भैया जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें न्यूट्रॉन अलग से निकलते हैं, प्रत्येक नाभिकीय विखंडन में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और वह हमेशा जब होता रहेगा तो 3 न्यूट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, और जब बढ़ते चले जाएंगे तो वह क्या हो जाती है अनियंत्रित श्रृंखला हो जाती है। और उसी को जब नियंत्रित कर दिया जाता है रिएक्टर भट्टी द्वारा, किसी के द्वारा अगर उसको नियंत्रित कर दिया जाए तो वह हो जाती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के पहले टॉपिक यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है, यानी किसी में रासायनिक परिवर्तन हो गया, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो रासायनिक परिवर्तन एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। क्यों होती है? रासायनिक अभिक्रियाओं में परस्पर परमाणुओं के मध्य कुछ पुराने बंध टूट जाते हैं, यानी इसमें परमाणुओं के बंध कुछ पुराने बंध जो होते हैं वो टूट जाते हैं और कुछ नए बंध बन जाते हैं, तथा एक प्रकार के अणु दूसरे प्रकार के अणुओं में परिवर्तित हो जाता है और एक प्रकार का अणु दूसरे प्रकार के अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के अणुओं के संगठन, किसके? पदार्थों के अणुओं के संगठन क्या कहते हैं भाग लेते हैं। पदार्थों के अणुओं के संगठन तथा संरचना में परिवर्तन होता है, जिसके कारण पदार्थों के गुण भी परिवर्तित है। यानी पदार्थ के अणुओं के संगठन और संरचना में जब परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है उसके गुणों में भी क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। अब यहां पर एग्जांपल देखते हैं। रासायनिक नोट है कि रासायनिक प्रक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी सपोज दैट हमने मान लिया एक ए है और यह बी है, यानी एक एलिमेंट यानी एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सी का निर्माण करते हैं, दोनों मिलकर सी के निर्माण करते हैं। तो ये जो ए प्लस बी है इसको हम क्या कहते हैं भैया अभिकारक, क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं। यानी पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन क्या कहते हैं रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन था, यानी इसमें दोनों मिल रहे हैं, इसके रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे अभिकारक। तथा बनने वाला उत्पाद, जो बनने वाला नया पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है उत्पाद। यानी ये जो नया पदार्थ सी प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे उत्पाद कहेंगे, और इधर वाले को क्या कहेंगे अभिकारक। सीधा कहने का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते पार्टिसिपेट करते हैं वही क्या कहलाता है अभिकारक कहलाते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है हमारा उत्पाद कहलाता है। ठीक है ना। अब आते हैं बात रासायनिक समीकरण पर। रासायनिक समीकरण क्या होता है? प्रतीकों गुण और सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हमने ये देखिए ए प्लस बी इक्वल टू क्या है सी, ये क्या हमने प्रतीकों के माध्यम से इसको दर्शा दिया, और यही हमारा क्या कहलाता है समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है समीकरण। यानी प्रतीकों और सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं।
ये कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। यानी रासायनिक समीकरण 2 प्रकार होते हैं, एक कंकाली रासायनिक समीकरण होता है और एक संतुलित रासायनिक समीकरण। कंका कंकाली रासायनिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जो पूर्णतः संतुलित न हो। संतुलित न हो मतलब उसके जो अणु होते हैं दोनों तरफ के, यानी बाएं पक्ष के और दाहिने पक्ष के जो अणु होते हैं, परमाणुओं की संख्या बराबर न हो। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कंकाली समीकरण क्या है? ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, कंकाली समीकरण कहलाता है। यानी उनमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे अब हम एग्जांपल लिख दें, जैसे हमने लिख दिया भैया H2 प्लस O2। अब ये क्या बन रहा है हमारा? H2O। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? 1 है। ठीक है, यानी ये परमाणु क्या है? यानी ये अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, संतुलित नहीं है। अगर संतुलित नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे, यानी जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर न हो, तो उसको हम क्या कहेंगे भैया? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब वही संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो। अब यहीं पर हम देखें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाए? 2 दूना 4, यहाँ पर 2 से गुणा करके 2 हाइड्रोजन हो गया। यानी दोनों पक्षों के, यानी इस पक्ष में देखें 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर देखें तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी क्या हो गया? दाहिना पक्ष के परमाणुओं की संख्या बराबर बाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या। यानी दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो गई तो हम उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं भैया? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं पे। तो पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हम उसको संतुलित करने का भी प्रयास करेंगे कि कैसे भी अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। तो अभिक्रियाओं को संतुलित करने का नियम होता है कि दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, यह हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, अपचयन, ऑक्सीकरण। ठीक है, और इसी तरह से कई अभिक्रियाएं होती रहती हैं। अब उन अभिक्रियाओं के विषय में हम चर्चा करते हैं और उनसे संबंधित एग्जाम्पल को देखते हैं, उदाहरण को भी देखते हैं, जो हमें आसानी से समझ में आएगा, और उनको संतुलित करने का भी प्रयास करेंगे, कैसे हम संतुलित करते हैं। जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है? पहला संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यानी 2 पदार्थ हो गए। अब मिल करके केवल एक नया पदार्थ, यानी केवल क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं, H2O। क्या बना रहे हैं भैया? जल। इसको हम क्या कहेंगे? जल बनाते हैं, तो इसको अभिक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन। संयोजन कहते हैं या योगात्मक। योगात्मक क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, जुड़ गया। जब जुड़ गया और एक ने ये पदार्थ का निर्माण कर दिया तो उसको कहते हैं योगात्मक, यानी योग हो जाएगा था, जुड़ जाना। तो जुड़ जाना या योग हो जाना या संयोजित हो जाना, कहने का मतलब संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया होती है। जैसे यहां पर हमने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O। क्या बना दिया? जल। अब देखिए हम इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। संतुलित, अभी हमने बताया कि यहां पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखें 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर 2 ही है, इसका मतलब यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों पक्षों के परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जब बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? ये संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया भैया? संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे है सल्फर और ऑक्सीजन, यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन, और ये मिलकर क्या बनाता है? SO2। अब देखिए यहां भी 2 पदार्थ हो गया, ये सल्फर है हमारा,
ये सल्फर है और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बनाते हैं भैया सल्फर डाई ऑक्साइड बनाते हैं। यानी दो पदार्थ हैं और दोनों पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, अलग से नया बनाते हैं, तो इसको कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। अब यहां देखिए संतुलित करना है तो एक सल्फर यहां है, एक सल्फर यहां है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2, यानी इसका मतलब ये क्या है संतुलित समीकरण है। कौन सा समीकरण भैया संतुलित समीकरण है। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं, आगे अपने चलते हैं। अगला है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी द्विविस्थापन विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन। क्या है विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब अपना स्थान बदल देना, अपना स्थान बदल देना, यानी कोई एक ऐसा होगा जो अपना स्थान बदल करके दूसरे स्थान पर ले लेता है और एक अपना बाहर निकल जाता है। तो हम पढ़ते हैं क्या है वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी भी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणु समूह आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी अपना स्थान बदल करके दूसरे स्थान पर आ जाता है। अब जैसे कॉपर सल्फेट क्या है CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की यानी Fe डालने पर लोहे की किलो पर क्या होता है धातु जम जाती है, यानी यह किस में बदल जाए कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट Fe से मिलकर यानी आयरन से मिलकर बना देगा फेरस सल्फेट। क्या बना देगा भैया फेरस सल्फेट बना देगा और कॉपर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी प्रतिस्थापन। इसी तरह जैसे जिंक है, जिंक अगर कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा, किससे कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करे तो क्या बना देगा जिंक सल्फेट बना देगा और प्लस कॉपर को क्या कर देगा निकाल देगा, यानी ये जिंक सल्फेट हो जाएगा। जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस कॉपर को क्या करेगा निकाल देगा, यानी अलग कर देगा। तो ये होगा हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब देखें अगर दोनों समीकरण संतुलित है तो यहां देखें कॉपर 1 है, यहां भी कॉपर 1 है, यहां सल्फर 1 है, यहां भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है, Fe यानी आयरन 1 है, आयरन 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया संतुलित समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया संतुलित समीकरण हो जाएगा। दूसरे को देखें Zn जिंक, यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, कॉपर यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, यानी ये भी क्या हो गया संतुलित हो गया। तो इसको कहेंगे संतुलित समीकरण। क्या कहेंगे भैया संतुलित समीकरण। यानी जब अभिक्रिया में दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो वह समीकरण क्या होता है संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले हम चलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय। तो अनुत्क्रमणीय की अभिक्रिया क्या होती है वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भैया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है। क्या होती है भैया एक ही दिशा में संपन्न होती है। ठीक है, अब एक ही दिशा में कैसे संपन्न होगी जैसे है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। क्या भैया पोटेशियम क्लोरेट है। अब पोटेशियम क्लोरेट को हम क्या करते हैं गर्म कर देते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को क्या करेंगे गर्म। इसको हमने क्या लिखा भैया पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो हमारा क्या क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा क्या हो जाएगा यहां से KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीजन अलग हो गया और पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया, यानी दोनों भाग अलग हो गए। पोटेशियम
क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब ये देखेंगे कि ये जब तीर का निशान केवल ऐसा है तो इसका मतलब ये बता रहा है कि यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में हो सकती है, यानी यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में हो सकती है, यानी इसको दोबारा इससे इसको बनाना हो तो यह कभी भी नहीं बन सकता है। तो इसको हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, अनुत्क्रमणीय, यानी वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां देखिए समीकरण को संतुलित करें, यहां देखिए KCl एक ही है, KCl एक ही है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 3 है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है। अगर यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो यहां से हम 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब पोटेशियम क्लोराइड 2 हो गया तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 KCl, यहाँ पर 2 KCl, यहाँ पर 3 गुना 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 गुना 6 ऑक्सीजन, यानी दोनों तरफ के जो परमाणुओं की संख्या वह क्या हो जाएगी, बराबर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, संतुलित समीकरण हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप अगर केवल जितना बताया जा रहा है उन सभी चीजों को आप पढ़ लेंगे, अच्छे से ध्यान से याद कर लेंगे, तो आपको एक ही क्लास में पूरा एक चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। कोई न कोई 1 या 2 अभिक्रिया आपको पूछी ही जाती है। दूसरा पूछ देगा, अभिक्रियाओं को दे देगा, आप पूछ देगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है। जैसे ऐसा रिएक्शन दे देगा और ये रिएक्शन दे देगा, अब पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया है। जब आप अभिक्रिया को पढ़े रहेंगे, अभिक्रिया को जानते रहेंगे, तो आप उस अभिक्रिया का नाम आसानी से लिख सकते हैं। आपने अभिक्रिया को पढ़ा ही नहीं तो आप लिखेंगे क्या। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला क्या है हमारा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या भैया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखिए हमने क्या बताया, अनुत्क्रमणीय बताया जो केवल एक ही दिशा में हो सकती है, लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। दोनों दिशाओं का मतलब दाहिने से बाएं प्राप्त किया जा सकता है और बाएं से दाहिने को प्राप्त किया जा सकता है। तो यानी वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। कहां चल सकती हैं, दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया बाईं से दाईं ओर चलती है उसे क्या कहते हैं, अग्र अभिक्रिया। बाईं से दाईं यानी यहां से इधर, तथा जो अभिक्रिया दाईं से बाईं ओर चलती है वह क्या कहलाती है, पश्च अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, पश्च अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, पश्च अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ध्यान समझिए। जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या भैया, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसको हम गर्म कर देते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। किसमें टूट जाता है भैया, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है, यानी इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब अगर देखें तो यहां पर हम देखें कि यह अभिक्रिया क्या होती है, दोनों साइड होती है। यह अभिक्रिया क्या होती है भैया, दोनों साइड होती है। कैसे कैसे पता करेंगे कि दोनों साइड है, जहां पर यह चिन्ह दिख जाए, ये ऊपर वाली हो गई हमारी अग्र और नीचे वाली हो जाएगी हमारी पश्च। जहां पर यह तीर का निशान दिख जाए तो वहां पर समझ लीजिएगा वहां पर कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या भैया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्योंकि ये तीर का निशान दिखा रहा है, ये अभिक्रिया है, यानी इससे इसको प्राप्त किया जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। लेकिन इस वाले सब क्रिया से पता चलता है कि इसको जब एक दोनों साथ में हम मिलाएंगे, यानी एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। यानी जहां पर यह तीर का निशान दिख जाए तो उसको समझ में आ जाता है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया मानी जाती है। क्या मानी जाती है भैया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया मानी जाती है। ठीक है, चलिए इसी तरह एक और देखते हैं, PCl5, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बोलते हैं भैया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और जब इसको गर्म करते हैं, क्या करेंगे, गर्म जब करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, PCl3 प्लस Cl2 में, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोराइड और क्लोरीन गैस में, और किसमें, क्लोरीन गैस में। यानी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दो भागों में टूट जाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में। तो यहां भी देखिए तीर का निशान बता रहा है, ये क्या बता रहा है, करा कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है भैया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी PCl5 से इसको प्राप्त किया जाता है और इसको साथ क्रिया कराएंगे तो PCl5 बन जाता है। यानी इसको हम कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। इसी तरह एक और अभिक्रिया होती है, एक और अभिक्रिया जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन प्लस I2 यानी आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनाते हैं भैया, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अब यहां पर देखें, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो आयोडीन, तो यहां पर दो से गुणा कर लेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब तो हमने पढ़ लिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय, दोनों में अंतर क्या है। अनुत्क्रमणीय केवल एक दिशा में चल सकती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को पहचान क्या होता है, ये तीर का निशान। अगर ऐसे चिन्ह दिखाई दिया, यानी ऐसा तीर का निशान दिख दिया, तो यह समझ में आ जाता है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी यह दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। और जब बाईं से दाईं ओर चलती है तो उसको अग्र कहते हैं, और जब दाईं से बाईं ओर चलती है तो उसको पश्च अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब अलग हो जाना, अपघटन मतलब अलग हो जाना। क्या दिया, वह अनुत्क्रमणीय, देखिए ध्यान समझ में आ गया, पहले ही शब्द दे दिया अनुत्क्रमणीय। क्या दिया है, अनुत्क्रमणीय। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु, जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। अपघटन हमने बताया ना, अपघटन मतलब विभाजित हो जाना, अपघटन मतलब विभाजित होना। अपघटन कैसे हो सकता है, दो तरह से, एक तो उष्मा के द्वारा, एक तो विद्युत के द्वारा। तो यहां देखिए क्या है, विभाजित हो जाते हैं, अपघटन कहलाती है यह अभिक्रिया सामान्यतः उष्मा या विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है। यानी या तो उष्मा के प्रभाव में संपन्न होगी या तो विद्युत के प्रभाव में संपन्न होगी। अगर उष्मा के प्रभाव में अपघटन होती है तो उसको कहते हैं उष्मीय अपघटन, और विद्युत के प्रभाव में अपघटन होता है तो उसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए चल अब देखते हैं, जैसे हमने क्या बताया भैया, कैल्शियम कार्बोनेट, हमने क्या बताया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हमने क्या कर दिया, उष्मा दिया। क्या दिया, उष्मा दिया, यानी गर्म किया। और जब उष्मा देते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देख रहे हैं उष्मा देने पर यह क्या हो रहा है, दो भागों में बच जा रहा है। कितने भागों में बच जा रहा है भैया, दो भागों में। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो भागों में विभाजित हो रहा है, किसके द्वारा, उष्मा देने पर। तो इसको हम कहेंगे कौन सा अपघटन, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया उष्मीय अपघटन। अब इसी तरह अगर जल अपघटन करना हो, सॉरी विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन में क्या होगा, जैसे हमने ले लिया H2O, जल को ले लिया, और जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे,
विद्युत धारा, यानी इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो ये कितने भागों में टूट जाएगा, 2 भागों में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा भैया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भागों में टूट जाएगा, 2 भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसको हम कहेंगे विद्युत अपघटन की क्रिया। इसको कहेंगे भैया विद्युत अपघटन की अभिक्रिया। यानी अपघटन 2 प्रकार के होते हैं, एक उष्मीय अपघटन और एक क्या होता है, विद्युत अपघटन। उष्मीय अपघटन मतलब उष्मा के द्वारा, यानी जब उष्मा के कारण, यानी उष्मा का प्रभाव पड़ता है, जिस अभिक्रिया में उष्मा का प्रभाव पड़ता है तो और वहां पर विभाजित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं उष्मीय अपघटन। और जहां विद्युत के प्रभाव के कारण अपघटन होता है तो उसको कहते हैं विद्युत अपघटन। यानी जैसे हमने जल में को विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसका विद्युत अपघटन हो गया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या गया, अलग हो गया। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने उष्मा दिया यानी गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इसको हम कहेंगे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला है हमारा वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। जैसे हमने अपघटन पढ़ा उसी तरह से वियोजन अभिक्रिया भी होती है, लेकिन अंतर क्या है अंतर क्या भैया कि अपघटन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यानी यह ऐसी अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। जैसे देखिए क्या दिया है, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, इसमें भी विभाजित हो जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि अपघटन में क्या होता है, अपघटन में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, लेकिन वियोजन में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे एक एग्जांपल हमने बताया PCl5, PCl5। अब इसको जब हम उष्मा देंगे, क्या करेंगे, उष्मा देंगे या गर्म करेंगे, उष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो यह कितने क्या होगा, PCl3 में और Cl2 में टूट जाएगा। यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम उष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो यह PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में टूट जाता है। यह कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय। पहला तो आ गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और ये क्या हो रहा है, 2 भागों में वियोजित हो जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई भैया, वियोजन अभिक्रिया हो जाती है। यानी कहने का मतलब वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यदि वियोजन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है, कैसे भैया, उष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है, इसको कहते हैं उष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, NH4Cl, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम या अमोनियम क्लोराइड। अब इसको जब हम उष्मा दे देते हैं, क्या कहते हैं भैया, इसको उष्मा देते हैं इसको जब उष्मा देंगे तो ये हमारा किस में टूट जाएगा, NH3 यानी अमोनिया, अमोनिया प्लस HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी 2 भागों में वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 भागों में वियोजित होता है, और यहाँ तीर का निशान है, इसका मतलब यह क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है और ये 2 भागों में वियोजित हो रहा है, इसलिए हम इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं उभय अपघटन। क्या भैया, उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया क्या है, जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों
अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है। विनिमय होता है। क्या होता है? विनिमय, अदला बदली, यानी एक का दूसरे के साथ और दूसरे का पहले के साथ अदला बदली हो जाए तो वहां पर कौन सा होता है? उभय अपघटन अभिक्रिया होती है। क्या होती है भैया? उभय अपघटन अभिक्रिया होती है। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे है कि सिल्वर नाइट्रेट, क्या भैया? सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 की क्रिया किससे होती है? AgNO3 की क्रिया NaCl से, यानी सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड से किससे होती भैया? सोडियम क्लोराइड से। तो क्या बनता हमारा? AgCl प्लस NaNO3 बन जाता है। क्या बन जाता है? AgCl प्लस NaNO3। हमने क्या बताया? विनिमय यानी अदला बदली। अब यहां देखिए भैया, सिल्वर का नाइट्रेट के साथ है और सोडियम का क्लोरीन के साथ। तो ये क्या किया? नाइट्रेट सोडियम के साथ हो गया, यानी ये वाला इसके साथ हो गया, और ये वाला किसके साथ हो गया? इसके साथ। यानी अपनी स्थान की क्या कर दिया? अदला बदली कर ली। अपने स्थान की क्या कर लिए? अदला बदली कर ली। यानी NO3 हट करके Na के साथ हो गया और Cl हट करके Ag के साथ हो गया। तो AgNO3 इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं भैया? सिल्वर नाइट्रेट। अब NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। और यहां क्या है? NaNO3, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। यानी यहां पर नाइट्रेट NO3 सोडियम के साथ क्रिया कर लिया और क्लोरीन किसके साथ क्रिया कर लिया? Ag के साथ क्रिया कर लिया। किसके साथ क्रिया कर लिया? Ag के साथ क्रिया कर लिया। अब देखिए, अगर हम इसको देखने का प्रयास करें तो ये कैसे टूटेगा, ठीक है? चल एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। एक और देखते हैं, क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या भैया? सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। चल क्या बताया? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट को हम कराते हैं क्रिया किससे? बेरियम क्लोराइड से। किससे क्रिया कराते हैं भैया? बेरियम क्लोराइड से, यानी BaCl2 से। BaCl2 से। तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट की क्रिया, सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से हम कराते हैं। किससे कराते हैं भैया? बेरियम क्लोराइड से कराते हैं। तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, यहां पर क्या? सोडियम सल्फेट। अब ये सल्फेट क्या हो जाएगा? बेरियम के साथ क्रिया कर लेगा और क्लोरीन किसके साथ आ जाएगा? Na के साथ, यानी सोडियम के साथ। तब क्या बन जाएगा हमारा? BaSO4। क्या बन जाएगा? BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बन जाएगा और प्लस Cl2Na2 क्या बन जाएगा? 2NaCl। क्या बन जाएगा भैया? 2NaCl बन जाएगा। अब हम देखें, अगर इसको हम आयनों में तोड़ें, किसमें तोड़ें? आयनों में। तो ये हमारा बन जाएगा 2Na प्लस बनता है और प्लस SO4 डबल माइनस। अब प्लस यहां पर हम करेंगे तो Ba डबल प्लस होता है
प्लस 2Cl माइनस होता है। तो यहां पर देखिए सोडियम किसके साथ क्रिया कर लिया, क्लोरीन के साथ। अब बेरियम किसके साथ क्रिया कर लिया, सल्फेट के साथ। तो क्या बन गया हमारा, बेरियम सल्फेट बन गया, और क्या बन गया भैया, 2NaCl बन जाता है। यानी यहां पर क्या हो गया, अदला बदली हो गई। क्या हो गया भैया, अदला बदली हो गई। तो कौन सी अपक्रिया हो गई, कौन सी अपक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो गई भैया, द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाती है। ठीक है, चलिए चलिए यहां पर हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला क्या हमारा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या भैया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चल, कौन सी अभिक्रिया है उष्माक्षेपी, क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा निर्मुक्त होती है। क्या होती है, उष्मा निर्मुक्त होती है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को संयोग कराएं तो क्या बनेगा, H2O। अब प्लस क्या निकलता भैया, 13.8 किलो कैलोरी उष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। अभी हमने क्या बताया, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त मतलब निकलती है, निर्मुक्त होने का मतलब निकलती है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो जल तो बनाते ही हैं, जल बनाने के साथ साथ 13.8 किलो कैलोरी उष्मा भी निकलती है। तो इसको हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं भैया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके साथ 94.0 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है। क्या होती है, 94.0 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है। तो इसका मतलब उष्मा जहां निर्मुक्त हो गए, निकल जाए, तो वहां पर क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी के ठीक विपरीत, ठीक विपरीत यानी उल्टा क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, यानी जब उसको उष्मा देंगे तभी वह अभिक्रिया होगी। तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है भैया, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उष्माशोषी अभिक्रिया में, जैसे अगर हम देखें क्या होता है, PCl5। अभी हमने बताया PCl5। अब जब हम इसको उष्मा देंगे, क्या देंगे, उष्मा देंगे, तो जब उष्मा देंगे तो ये कितने भागों में बट जाएगा, 2 भागों में, PCl3 प्लस Cl2। ये क्या कर रहा है, उष्मा ले रहा, अवशोषित कर रहा है। तो जहां अवशोषित करने की बात आ गई वहां पर उष्माशोषी अभिक्रिया, और जहां पर निर्मुक्त करने की बात आ गई वहां पर क्या हो जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। ठीक ना। इसी तरह अगर हम कार्बन की जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करा दें, किसके साथ अभिक्रिया करा दें, जलवाष्प के साथ, तो जब जलवाष्प साथ कराएंगे तो इसको उष्मा देंगे, उष्मा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी भैया, हाइड्रोजन गैस भी सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या निकलेगा भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, उष्मा दी जा रही है, क्या हो रही है, उष्मा दी जा रही है। तो कितनी उष्मा दी जाती है, लगभग 131.4 किलो कैलोरी, लगभग 131.4 किलो कैलोरी उष्मा दी जाती है। तो यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी। ये होता है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। यानी उष्माक्षेपी मतलब जिसमें उष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है। उष्माशोषी
मतलब वह अपक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, यानी बिना उष्मा के उसका अपक्रिया संपन्न नहीं होती है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा क्या, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। कह रहा है अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ध्यान रखिएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, किसकी वृद्धि हो जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। जैसे कापर है, कापर को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देंगे और इसको ताप दे देंगे, यानी उष्मा दे देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा भैया, कॉपर ऑक्साइड, सॉरी क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। अब यहां देखिए कॉपर है, ऑक्सीजन साथ क्रिया किया, कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो जहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्या है, अपचयन अभिक्रिया। क्या भैया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, ऑक्सीजन कमी हो जाए अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए। जैसे CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, अलग निकल जाएगा, तो कॉपर अलग हो गया, अब प्लस H2O। यहां पर देखेंगे क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीजन कमी हो गई और यहां पर हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन कमी हो जाए या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए तो यहां पर क्या हो जाता है, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, अपचयन अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। चलिए चलिए तो ये रहा हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हो गई, ठीक ना। अब बात आती है जिन पदार्थों के साथ ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, उपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचायक कहते हैं। और जिस पदार्थ के कारण अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले आगे देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, संक्षारण। संक्षारण मतलब जंग लगना। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जंग लगना। जैसे लोहे को अगर हम नमी में रख देंगे, खुली हवा में रख देंगे या जहां बरसात हो जाए वहां पर रख देंगे तो देखेंगे बरसात के बाद उसमें जंग लग जाती है, यानी उसमें भूरे भूरे रंग के पदार्थ जम जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं भैया, संक्षारण यानी जंग लगना। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उस पर एक परत जम जाती है, यानी नमी, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो उस पर क्या होती है, एक परत जम जाती है, जिसके कारण उसकी धातु चमक समाप्त हो जाती है। धातु चमक यानी जो धातुओं में चमक होनी चाहिए वो चमक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उस अभिक्रिया यानी समाप्त हो जाती है, अर्थात वह संचारित हो जाता है। तो संचारित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। या शब्द एक आसान भाषा में कह सकते हैं हम, जंग लगना। क्या कह सकते हैं भैया, जंग लगना। जंग लगना को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कह सकते हैं। अब बात आती है संक्षारण से बचाव। संक्षारण यानी अगर संक्षारण हो गया है, जंग लग गया है, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो घरों में देखोगे, गांवों में देखेंगे कि बचाव के लिए क्या कहते हैं, ग्रीस या पेंट पोत देते हैं। लोहे का अगर लोहे के दरवाजे होते हैं तो उसमें देखेंगे पेंट पोत दिया जाता है। तो पेंट लगा देंगे तो क्या हो जाता है, उसके संक्षारण की जो घटना होती है, क्रिया होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
तो कहा लोहे तथा धातु वस्तुओं पर पेंट करने से, अभी देखिए हमने बताया पेंट करने से उनकी सतह वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाती है और संक्षारण नहीं हो पाता है। या पेंट के स्थान पर तेल या ग्रीस का उपयोग करते हैं। तेल या ग्रीस का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है क्योंकि ये संक्षारण कुछ समय तक रोक सकता है, और जैसे ही तेल का रिसाव खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, पुनः फिर उसी अवस्था में आ जाता है। तो तेल या ग्रीस का उपयोग किया जाता है, परंतु इनका प्रभाव थोड़े समय तक ही रहता है, यानी बहुत कम समय तक रहता है। जब पानी नमी पड़ जाएगी तो धीरे धीरे उसका जब प्रभाव खत्म हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक जंग लग जाएगी, यानी संक्षारण की क्रिया हो जाएगी। लंबे समय तक संक्षारण से बचाव करने के लिए टिन की परत या गैल्वेनीकरण, क्या कहते हैं भैया, गैल्वेनीकरण कर देते हैं जी, यानी टिन की परत चढ़ा देंगे तो उसमें संक्षारण न होने की संभावना, यानी संक्षारण एकदम नहीं होगा, बहुत ही कम, मतलब एकदम न के बराबर होगा, और वह धातु क्या हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और इसमें जंग कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग हमारी है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी पदार्थ, खाना, जब हम खाना, घर में खाना बनता है, जो खाना बनता है अगर हम उसको खुले स्थान पर रख देंगे तो उसमें क्या होती है, मक्खियां बैठ जाती है, मधुमक्खी बैठ जाती है, कुछ भी बैठ जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु आकर के बैठ जाते हैं, तो वह भोजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। या कभी कभी हम देखे हैं कि घरों में प्याज का यूज होता है, तो प्याज क्या होता है, प्याज 1 घंटे 2 घंटे बाद उसमें से दुर्गंध आने लगती है और वो सामान, वह वस्तु क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो जब खराब हो जाती है वस्तु, खराब हो जाती है, खाने लायक नहीं होती है। या कभी कभी देखेंगे चिप्स लिखा होता है, चिप्स खाते हैं या कुरकुरे खाते हैं, और जब उसका डेट एक्सपायर हो जाता है तो हम उसको खाएंगे तो उसमें स्वाद ही नहीं रहता है, खत्म हो जाता है स्वाद। तो कहने का मतलब वस्तु क्या हो गई, खराब हो गई। तो विकृत गंधिकता का शब्द होता है खराब होना, यानी सामान्यतः प्रत्येक खाद्य पदार्थ का एक विशिष्ट स्वाद तथा गंध होती है, और इस विशेष स्वाद या गंध अथवा दोनों के खराब होने को क्या कहते हैं, विकृत गंधिकता। यानी जब स्वाद ही उसका खत्म हो गया, उसकी गंधी खत्म हो गई, तो हम उसको कहते हैं विकृत गंधिता। और उससे बचने के लिए क्या करते हैं, घर में क्या होता है, खाने को ढक करके रखा जाता है, या अब तो यूज आ गया फ्रीज का, रेफ्रिजरेटर का, उस रेफ्रिजरेटर में भोजन को, खाने को या वस्तुओं को रख देते हैं, जो जिससे वह क्या होता है, सुरक्षित बना रहता है। तो आइए देखते हैं विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। प्रायः तैली तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने अर्थात विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनमें उपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे चिप्स चिप्स रखा रहता है, तो चिप्स में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। वह क्या होता है, उसके एंटीऑक्सीडेंट गैस होती है जो कि उसकी स्वाद और गंध को बनाए रखता है। खाद्य पदार्थों को वायु पत्रों में रखने से उनके अंदर वायु प्रवेश नहीं हो पाती है, फलता ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, पदार्थ विकृत गंधित नहीं हो पाती है। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखने से भी किसी सीमा तक विकृत गंधिता से बचा, यानी कुछ समय तक, लेकिन ज्यादा समय तक रख देंगे तो वो और वस्तु क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यानी एक निश्चित लिमिट सीमा के अंतर्गत अगर हम उसको फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वह वस्तु खराब नहीं होती है। अगला है चिप्स निर्माता कंपनी चिप्स की थैली से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरते हैं, इससे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है और वह सुरक्षित कई महीनों तक सुरक्षित बना रखता है। जब एक्सपायरी हो जाता है, यानी 6 महीने 12 महीने के बाद जब उसके एक्सपायरी डेट आ जाती है तो वह नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है, यानी वह वस्तु क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसीलिए एक्सपायरी डेट लिखा जाता है। किसी भी वस्तु के पीछे आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि यूज फॉर ओनली 6 मंथ, यूज फॉर ओनली 12 मंथ, यानी उसको 12 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उसका यूज उपयोग नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि अगर 12 महीने का लिखा है तो उसको 9 महीने यानी 10 महीने के बाद उसका उपयोग न करें, क्योंकि उसमें धीरे धीरे विकृत गंधिता का प्रभाव आने लगता है और वह वस्तु धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आज आपका एक चैप्टर के सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपको कवर करा दिए गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे और आप सभी इस परीक्षा की घड़ी में ये चैप्टर एक आपको बूस्टर का काम करेगा जो आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बना देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।